नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 2 इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क, उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था? ख, हुइन फूसो। उत्तर क, उपनिवेशवाद में आर्थिक शोषण के अतिरिक्त उपनिवेशों को सभ्य बनाने का विचार भी काम कर रहा था। जिस तरह भारत के अंग्रेज दावा करते थे, उसी प्रकार फ्रांसीसियों का दावा था कि वह वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है, इसलिए वह मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों को ही दायित्व है, और इस दायित्व की पूर्ति करने के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृतियों, धर्मों व परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृतियों, धर्मों, परंपराओं को पुराना व बेकार मानते थे। उन्हें लगता था कि ये चीज़ें आधुनिक विकास को रोकती हैं। ख, हुइन फूसो। हुइन फूसो हुआ हाओ आंदोलन के संस्थापक थे। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में उपजे विचारों से प्रेरित था। हुइन फूसो साधु इना और गरीबों की मदद किया करते थे। व्यर्थ में खर्चे के खिलाफ उनके उपदेशों का लोगों पर काफ़ी असर था। वह बालिका वधुओं की खरीद, फरोख्त, शराब व अफीम के प्रबल विरोधी थे। फ्रांसीसियों ने हुइन फूसो के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने सूफो को पागल घोषित कर दिया। फ्रांसीसी उन्हें पागल वेंजे कहकर बुलाते थे। 1914 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने मान लिया कि वे पागल नहीं हैं। इसके बाद उन्हें वियतनाम से निष्कासित करके लाओस भेज दिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित की व्याख्या करें। क, वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूल पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। ख, फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाना और जमीनों को सुखाना शुरू किया। ग, सरकार ने आदेश दिया कि साइगान नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। घ, हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे। उत्तर क, वियतनाम के स्कूल में दाखिला लेने की ताकत वहाँ के धनी वर्ग के पास ही थी। यह देश की आबादी का एक छोटा हिस्सा था जो स्कूल में दाखिला ले पाते थे। उनमें से बहुत छोटे से विद्यार्थी ही ऐसे होते थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वह अच्छी नौकरी के लिए योग्यता प्राप्त न कर सकें। आमतौर पर 2/3 विद्यार्थियों को इसी तरह फेल कर दिया जाता था। 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले की संख्या 400 से भी कम थी। ख, फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें बनवाई और जमीनों को सुखाने के लिए जल निकासी का प्रबंध शुरू किया। सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई। बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जल धाराएं बनाई गई। ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती काम पर लगाकर निर्मित की गई। इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। ग, 1926 में साइगॉन नेटिव गर्ल स्कूल
में एक बड़ा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को पिछले कतार में जाकर बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि अगली सीट पर एक फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल एक फ्रांसीसी था, उसने उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया। अन्य विद्यार्थी ने भी जब प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद यह विवाद बहुत फैल गया। हालात बेकाबू होने लगे तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। प्रिंसिपल ने लड़की को दाखिला तो दिया, लेकिन यह ऐलान भी कर दिया कि मैं सारे वियतनामियों को पांव तले कुचल कर रख दूंगा। हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से को एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहाँ चौड़ी सड़कें थी और जल निकासी का बढ़िया इंतजाम था। शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक थे। यही सीवर चूहों को पनपने के लिए भी आदर्श स्थान साबित हुए। यह सीवर चूहे की निर्बाध आवाजाही के लिए भी उचित थे। इनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखटके घूमते थे और इन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे फ्रांसीसियों के चाक चौवा घरों में घुसने लगे। प्रश्न नंबर 3, टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक है? उत्तर 1907 में यकीन फ्री स्कूल की स्थापना की गई। इस स्कूल के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे। नंबर 1, पश्चिमी ढंग से शिक्षा देना था। नंबर 2, इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षा भी शामिल थी। नंबर 3, यह वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों का सटीक उदाहरण है, क्योंकि स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिमी के लोगों जैसी ही दिखना भी पड़ेगा। नंबर 4, यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। वियतनामियों के लिए यह अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी। वे तो पारंपरिक रूप से लंबे ही बाल रखते थे। प्रश्न नंबर 4, वियतनाम के बारे में फॉन यू किन का उपदेश क्या था? फॉन बोई चाऊ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी? उत्तर, फॉन यू तिन वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता में से एक थे। वह राजशाही का राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए। वे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित चीन पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे, लेकिन उनका आरोप था कि खुद फ्रांसीसी ही उन आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैधानिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करें और कृषि व उद्योगों का विकास करें। फॉन बोई चाऊ भी एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने 1903 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन किया और तभी से वे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के अहम नेता बन गए थे। इनके विचार फॉन बोई चाऊ से विपरीत थे। तीन राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहते थे, जबकि बोई चाऊ चाहते थे कि औपनिवेशिक शासक की समाप्ति के लिए राजशाही का प्रयोग किया जाए। तिन्न की योजना थी कि लोगों को राजशाही के खिलाफ खड़ा किया जाए और फॉन बोई चाऊ इस योजना से असहमत थे। वास्तव में दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। चर्चा करें। प्रश्न नंबर 1, इस अध्याय में आपने जो पढ़ा है उसके हवाले से वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के प्रभाव की चर्चा करें। उत्तर, इन अध्याय के आधार पर देखें तो वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, वियतनाम
के प्रारंभिक इतिहास को देखें तो पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज रहते थे और पूरे इलाके और शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था। जब वहाँ स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई तो वहाँ के शासकों ने न केवल चीनी शासक व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। नंबर 2, वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ था। इस कारण उसके चीन के साथ आर्थिक संबंध भी थे। इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों को चीन के साथ आदान प्रदान चलता रहता था। नंबर 3, इन दोनों देशों में बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म प्रमुख रहे, जिन्होंने दोनों देशों के आपसी संबंधों को काफ़ी मजबूत बना दिया। नंबर 4, वियतनाम का अभिजात वर्ग चीनी भाषा और कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षा लेते थे। नंबर 5, साम्राज्यवादी शक्तियों ने जब रेल, सड़क आदि के माध्यम से इन दोनों देशों को एक प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया तो यह देश और निकट आ गए। नंबर 6, विदेशी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों को एक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे इनके संबंध और घनिष्ठ हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे वियतनाम ने चीन की संस्कृति में अपने आप को रंग लिया। प्रश्न नंबर 2, वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या थी? उत्तर, वियतनामों में धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित थे। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। 18वीं सदी से ही बहुत सारे धार्मिक आंदोलन पश्चिम शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। इनके 2 उदाहरण ये थे। नंबर 1, स्कॉल्स रिवोल्ट 1868 का स्कॉल्स रिवोल्ट फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ शुरुआत आंदोलन में से था। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। यह अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे। इन्होंने 1000 से ज़्यादा ईसाइयों का कत्ल कर डाला। कैथोलिक मिशनरी 17वीं सदी के शुरू से ही स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने में लगे हुए थे। 18वीं सदी के अंत तक उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को ईसाई बना लिया था। फ्रांसीसियों ने 1868 के आंदोलन को तो कुचल दिया, किंतु इस बगावत ने देशभक्तों में उत्साह का संचार जरूर किया। हुआ हाओ आंदोलन, यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जो औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध चलने वाले आंदोलनों का पक्षधर था। हरे भरे मेकोंग डेल्टा इलाके में इसे भारी लोकप्रियता मिली। इस आंदोलन के संस्थापक का नाम हुई फूसो था। वे जादू टोना और गरीबों की मदद किया करते थे। फ्रांसीसियों ने इन आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया। इस तरह के आंदोलनों का राष्ट्रवाद की मुख्यधारा के साथ अंतर्विरोध संबंध रहता था। राजनीतिक दल ऐसे आंदोलनों से जुड़े जन समर्थ का फायदा उठाने की तो कोशिश करते थे, लेकिन उनकी गतिविधि से बेचैन भी रहते थे। इसके बावजूद साम्राज्यवादी भावनाओं को झकझोरने में ऐसे आंदोलनों के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। प्रश्न नंबर 3, वियतनाम युद्ध में अमेरिकी हिस्सेदारी के कारण की व्याख्या करें। अमेरिका के इस नेतृत्व से अमेरिका के जीवन पर क्या क्या असर पड़े? उत्तर, वियतनाम युद्ध में अमेरिकी की हिस्सेदारी के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। नंबर 1, अमेरिका के नीति निर्माता इस बात से परेशान थे कि अगर यहाँ पर हो ची मिन की सरकार अपने प्रयासों में सफल हो गई तो यहाँ पर इस क्षेत्र के आसपास देशों में भी साम्यवादी सरकारें स्थापित हो जाएंगी। नंबर 2, इससे एशिया महाद्वीप में साम्यवादी विचारधारा को मजबूत आधार मिल जाएगा और पूंजीवादी देश अन्य देश साम्राज्यवादी हितों को इस महाद्वीप में पूरा नहीं कर सकेंगे। नंबर 3, अमेरिका ने फ्रांस की इस युद्ध में मदद इसलिए की कि वह विश्व के अन्य देशों को
यह बताना चाहता था कि वह पूंजीवादी देशों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, अतः यह हर विपरीत के समय में वह उनकी यथासंभव मदद करेगा। नंबर 4, अमेरिका वियतनाम के एकीकरण के पक्ष में भी नहीं था, अतः जब वह जी मिन के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से एनएलएफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने देश का एकीकरण की आवाज़ उठाई तो अमेरिका इसकी बढ़ती ताकत व प्रस्तावों से भयभीत हो गया तथा सोचने लगा कि कहीं पूरे वियतनाम पर साम्यवादियों का प्रभाव न बढ़ जाए। इसलिए उनसे उत्तर वियतनाम में अपनी फौजों और युद्ध सामग्री एकत्र करनी प्रारंभ कर दी। जब अमेरिका युद्ध में फ्रांस की मदद के लिए सम्मिलित हो गया तब इसका प्रभाव वियतनामियों के साथ साथ अमेरिका पर भी पड़ा। उसे भयंकर क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध में उसके 47,244 सैनिक मारे गए और 3,03,0704 घायल हुए। अमेरिका सरकार को अपनी ही जनता के विरोध का सामना इस प्रकार से करना पड़ा। नंबर 1, ज़्यादातर अमेरिकी यह मानते थे कि उनका देश एक ऐसे युद्ध में अपनी सैन्य शक्ति नष्ट कर रहा है जिसे जीतना संभव नहीं है। नंबर 2, अमेरिकी जनता का यह भी मानना था कि यदि अमेरिका इस युद्ध में हारा तो विश्व में उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, अतः अमेरिका को युद्ध से हट जाना चाहिए। नंबर 3, युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अमेरिका में उन युवाओं को भर्ती किया जा रहा था जो अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग से संबंधित थे। अमेरिका के अभिजात वर्ग के युवाओं को युद्ध से दूर रखा जा रहा था, जिससे अमेरिका के अंदर अमेरिकी समाज में तनाव उत्पन्न हो गया, जिससे सरकार का गृह युद्ध का भय होने लगा। नंबर 4, अमेरिका मीडिया और फिल्म निर्माण क्षेत्रों में भी वियतनामी युद्ध की पृष्ठभूमि पर कई फिल्म बनी, जिससे अमेरिकी जनमत भी वियतनाम की तरफ झुकने लगा। अंततः अमेरिका में ही इस युद्ध के कारण काफ़ी तनाव उत्पन्न हो गया। प्रश्न नंबर 4, अमेरिका के खिलाफ वियतनामी युद्ध का निम्नलिखित दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। क, हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाली कूली। ख, एक महिला सिपाही। उत्तर क, हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाले कूली की भूमिका। अमेरिका और वियतनाम के युद्ध में हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाले कूलियों ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मार्ग का प्रयोग देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक का रसद पहुंचाने के लिए होता था, जिससे वियतनामी सैनिक अमेरिका का मुकाबला कर पाएँ। इस मार्ग पर सामान पहुंचाने वाले कूली लगभग 25 किलो सामान पीठ पर या 70 किलो सामान साइकिलों पर लेकर निकल जाते थे। अमेरिकी सेना ने वियतनामी सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए कई बार इस मार्ग पर बम बरसाए, किंतु वह इसे ध्वस्त नहीं कर पाए क्योंकि वहां के लोग हर हमले के बाद उनकी फौरन मरम्मत कर लेते थे। इससे पता चलता था कि वियतनाम के लोग अपने सीमित साधनों को सूझबूझ से प्रयोग करना जानते थे। ख, एक महिला सैनिक। त्रिहु अहियु, विश्व के लगभग प्रत्येक देश में जहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, महिलाओं की छवि को एक योद्धा के रूप में चित्रित करके जन प्रेरणा के लिए उसका प्रयोग किया। वियतनाम में भी एक ऐसी ही महिला त्रिहु अहियु थी। इनको जन्म 3री सदी में हुआ था। यह बचपन में ही अनाथ हो गई थी, इस कारण वह अपने भाई के साथ रहने लगी थी। वह बड़ी हुई तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगी। यहाँ इन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया और चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी। जब उनकी सेना इस संघर्ष में हार गई तो उन्होंने जल में डूबकर अपनी जान दे दी। इस प्रकार वियतनामी मान सम्मान की रक्षा करने वाली वह एक शहीद ही नहीं कहलाई बल्कि एक देवी की तरफ पूजी भी गई। राष्ट्रवादियों ने इनकी छवि का प्रयोग वियतनामी और अमेरिकी युद्ध में जनता में साहस की भावना उत्पन्न करने के लिए किया। प्रश्न नंबर 5, वियतनाम में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष
में महिलाओं की क्या भूमिका थी? इनकी तुलना भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका से कीजिए। उत्तर, वियतनाम में साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गईं। वे घायलों की मरहम पट्टी करने, भूमिगत कमरे व सुरंगें बनाने और दुश्मनों से मोर्चा लेने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। उन्होंने 6 हवाई पट्टियां बनाई, 10,000 बमों को बेकार किया, हजारों किलो माल ढोया, हथियार व गोला बारूद की सप्लाई जारी रखी और 15 जहाज़ों को मार गिराया। 1965 से 1975 के दौरान इस मार्ग पर चलने वाले युवाओं में 70-80% लड़कियां थीं। एक सैनिक इतिहासकार के अनुसार वियतनामी सेना में 15 लाख महिलाएं थीं। इन सबने इस संघर्ष के अद्वितीय साहस का परिचय दिया। राष्ट्रवादी भारतीय महिलाओं की वियतनामी राष्ट्रवादी महिलाओं से तुलना। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, परंतु इसके विरोध के तरीके वियतनामी महिलाओं से भिन्न थे। जैसे नंबर 1, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में सम्मिलित होकर और लखनऊ की बेगम जीनत महल में ही रहकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। नंबर 2, भारतीय महिलाओं ने युद्धों की बजाय जन आंदोलनों में आर्थिक सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि। नंबर 3, भारतीय महिलाओं के संघर्ष का तरीका शांतिपूर्ण विरोध करने का था। धरने पर बैठना और तलसों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आदि उनका प्रमुख कार्य था। नंबर 4, यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने शांतिपूर्ण मार्ग अपनाकर अपना विरोध ब्रिटिश शासन के प्रति प्रकट किया, परंतु जब आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस जी ने गठन किया तो भारतीय महिलाएं इसमें भी भर्ती हुई। इस प्रकार भारतीय महिलाओं ने शांतिपूर्ण विरोध के मार्ग को अधिक अपनाया था। परियोजना कार्य। प्रश्न नंबर 1, दक्षिण अमेरिका के किसी एक देश में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के बारे में पता लगाएं। कल्पना कीजिए कि इस देश का एक स्वतंत्रता सेनानी वियतनाम के एक सिपाही से मिलता है। वे दोस्त बन जाते हैं और अपने अपने देश में स्वतंत्रता संघर्षों के अनुभवों की चर्चा करने लगते हैं। इसके बीच क्या बातचीत हो सकती है, उसे लिखें। उत्तर, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी उपनिवेशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ, तब संघर्ष लैटिन अमेरिका के देशों में भी हुआ। यहाँ पर इन देशों की स्वतंत्र सरकारें बनी। यहाँ के देश हैं अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पराग्वे और क्यूबा। अर्जेंटीना का साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन। नंबर 1, द अमेरिका के इतिहास में अर्जेंटीना में नए शासक की स्थापना एक नवयुग का श्री गणेश था। नंबर 2, 24 फरवरी 1946 को जेडी पेरा के नेतृत्व में नई सरकार बनी। वह स्वयं राष्ट्रपति नियुक्त हुई। नंबर 3, सरकार को जन साधारण का समर्थन प्राप्त था। नंबर 4, पेरा ने अपने देश के आर्थिक विकास के लिए कई जनहित कार्य किए, जैसे उद्योग की प्रगति, रेल, टेलीफोन का विकास किया आदि। नंबर 5, देश की सुरक्षा के लिए सैनिक सुदृढ़ता के कार्य भी किए गए। नंबर 6, 14 सितंबर 1953 को पेरा के विरुद्ध सैनिक विद्रोह हुआ और यहाँ पर सैनिक शासन की स्थापना हुई। जब दोनों देशों के सैनिक आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो वह संभवतः यह बातचीत करेंगे। नंबर 1, दोनों अपने अपने देशों में अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष के बारे में बात करेंगे कि कैसे उनके देश के लोगों ने अमेरिकी के प्रभुत्व को चुनौती देकर उसे हराया। नंबर 2, वियतनामी सैनिक जब अर्जेंटीना के सैनिकों को अपने देश के छात्रों, महिलाओं के योगदान के विषय में बताएगा तो अर्जेंटीना का सैनिक भी बताएगा कि उसके देश में भी इस वर्गों ने संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
नंबर 3, वियतनामी सैनिक संघर्ष के बाद स्थापित हुई सरकार के विषय में भी बता सकता है। अर्जेंटीना का सैनिक भी बताएगा कि उसके देश की नई सरकार ने भी कई जनहित कार्य किए हैं ताकि देश का विकास हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।